हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स। और अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है या फिर वीडियो में देखा है तो आपको न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आई थिंक आपको समझ में नहीं आएंगे। न्यूमेरिकल्स जब तक हम चैप्टर नहीं समझते हमें समझ में नहीं आते। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे बताऊंगी आपको जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं और हम उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। मान लीजिए कि कोई उपभोक्ता अपनी पूरी आय का व्यय करके पहली वस्तु की 6 इकाइयाँ तथा दूसरी वस्तु की 8 इकाइयाँ खरीद सकता है। दोनों वस्तुओं की कीमत 6 और 8 रुपये है। उपभोक्ता की आय कितनी है ये बताना है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। मान लीजिए कि कोई उपभोक्ता है, वो कोई भी व्यक्ति, आप में कोई भी हो सकता है, अपनी पूरी आय, ठीक है, उसकी जितनी भी इनकम है, चाहे वो कितनी भी हो, लाखों में हो या हज़ारों में, उसको पूरा व्यय करना चाहता है और 2 वस्तुएं खरीदता है जिसमें से पहली वस्तु की 6 इकाइयाँ खरीदता है। इकाई का मतलब होता है यूनिट इंग्लिश में। और दूसरी वस्तु की 8 इकाइयाँ। इकाइयाँ मतलब जैसे कि 6 केले या 12 केले, 7 केले, तो वो इकाइयाँ हो गई, ठीक है। वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो 6 रुपये और 8 रुपये हैं, ये रुपए में हैं। मतलब ये पहली वस्तु की 6 रुपये और दूसरी वस्तु की 8 रुपये। अब हमें यहाँ पे उपभोक्ता की आय निकालनी है कि उपभोक्ता की आय कितनी है। तो मैं आपको बताऊँ, अगर हमें पता नहीं चलता कि हमें इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो जो हमें निकालने के लिए दिया हुआ हो ना, उसी का फॉर्मूला लगा दो। जैसे आय का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, पहली वस्तु जो होती है, ठीक है, पहली वस्तु और उसकी क्वांटिटी को प्लस कर देते हैं दूसरी वस्तु और उसकी क्वांटिटी के साथ, और दोनों मिला के जो भी आता है वो हमारी आय के बराबर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पहली वस्तु, उसकी क्वांटिटी। तो जैसे पहली वस्तु को हम मानते हैं P1 या फिर PX और क्वांटिटी को Q, ऐसे ही दूसरी वस्तु को भी हम P मानेंगे और क्वांटिटी को मानेंगे Q। अब पता कैसे चलेगा कि इसमें से पहली वस्तु कौन सी है और दूसरी वस्तु कौन सी है? इसके लिए हम P और Q में थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे XX लगा देंगे, यहाँ YY लगा देंगे। आप चाहे तो डैश डैश लगा सकते हैं, YZ लगा सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी, बस दोनों थोड़े से अलग दिखने चाहिए। और दोनों को प्लस करके जो भी आएगा वो होती है हमारी आय, क्योंकि अर्थशास्त्र में हम ये मानते हैं कि हमारी आय हमारे खर्चों के बराबर होती है। तो यहाँ पर PX मतलब पहली वाली वस्तु की कीमत 6 रुपये है और क्वांटिटी कितनी थी, कितनी इकाइयाँ उसने खरीदी थी, कितनी क्वांटिटी खरीदी थी, 6 ही इकाइयाँ उसने खरीदी थी। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 6 से, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई, ठीक है, ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस का प्लस। अब दूसरी वाली वस्तु के प्राइस कितने थे? दूसरी वाली वस्तु के प्राइस थे 8 इकाइयाँ उसने खरीदी थी और 8 रुपये प्राइस थे। तो क्वांटिटी भी 8 थी और प्राइस भी 8 थे, तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर हो जाएगी हमारी आय। 6 6 36, 8 8 64, और ये हो जाएगी हमारी आय। इसके बाद हम 36 और 64 को प्लस करेंगे। 6 4 10 की 0 हासिल लगा 1, 6 और 3 9 और 1 10, तो ये हो गया 100। तो जो उस व्यक्ति की आय होगी वो 100 होगी। अगर आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आपको आय पूछी जाए, तो उसमें आपको पहली वस्तु और दूसरी वस्तु और उसके प्राइस क्वांटिटी ज़रूर दी हुई होती है। तो आप इस तरीके से अपना खुद का फॉर्मूला बना सकते हैं। आप चाहे तो प्राइस और क्वांटिटी को कुछ और भी लिख सकते हैं, मतलब जैसे मैंने PQ लिखा है, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा न्यूमेरिकल है। इसमें क्या है कि एक उपभोक्ता है, उपभोक्ता कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति, वो 2 वस्तुओं का उपभोग करने का इच्छुक है, मतलब 2 वस्तुओं को वो खरीदना चाहता है। दोनों वस्तुओं की कीमतें 5 रुपये तथा 4 रुपये हैं। मतलब पहली वस्तु की 5 रुपये, दूसरी वस्तु की 4 रुपये, और आय है 20 रुपये। अब इसमें हमें निकालना क्या है वो यहाँ पे लिखा है कि क्या निकालना है। पहले हम लिख लेते हैं कि हमारा P1 5 है, पहली कीमत, और दूसरी वस्तु की कीमत 4 रुपये है, और आय जो है, आय को हम M मानते हैं, ठीक है, अर्थशास्त्र में आय को M मानते हैं, और आपकी मर्जी है, आप जो भी माने, वैसे M मानते हैं। तो ये हमें दिया हुआ। अब इसमें निकालना क्या है, इसमें अलग अलग क्वेश्चंस निकालने हैं। जैसे कि हमें पहला यहाँ पर निकालना है कि बजट
रेखा का बजट रेखा की समीकरण, कि हमारी जो बजट रेखा है उसकी समीकरण कैसे बनती है। तो बजट रेखा की जो समीकरण बनती है वो होती है हमारी पहली वस्तु उसकी क्वांटिटी, दूसरी वस्तु और उसकी क्वांटिटी को प्लस करेंगे, ठीक है, और बराबर में जो है हमारी क्या होती है, आय। ये जो आय वाला फॉर्मूला है इसी को हम बजट रेखा की समीकरण कहते हैं। और आय को आप यहाँ पे या तो आय लिखिए या तो एम लिखिए, आपकी मर्ज़ी है, मैंने दोनों लिख दिए हैं। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं प्लस पी वाई क्यू वाई, और यहाँ पे आपको ऐसे साइन लगाना है छोटे बड़े का और इक्वल का। इसका मतलब है कि हमारी आय जो है वो हमेशा हमारे खर्चे हमारी आय से हमेशा कम होते हैं या फिर उसके बराबर होते हैं। इसलिए एक बराबर का निशान है और एक छोटे का निशान है, क्योंकि देखिए जितनी हमारी आय होगी, हम अर्थशास्त्र में ये मानते हैं कि हम जो खर्चा करेंगे या तो उससे कम करेंगे या तो उसके बराबर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये है इसको जब हमने नीचे x माना तो यहाँ पे भी ना xy ही मान लेते हैं, ठीक है, xy मान लेते हैं, क्योंकि हमने फॉर्मूले में भी xy माना है, डैश नहीं मान रहे हम यहाँ पर। यहाँ पे कुछ और भी हमें निकालने के लिए बोला हुआ है। यहाँ पर हमें प्राइस दिए हुए हैं तो प्राइस की जगह हम प्राइस लिख देते हैं, ठीक है, क्यू की जगह क्यू लिख देंगे, और हमें प्राइस नंबर 2 भी दिया हुआ था 4, तो 4 लिख देंगे। क्वांटिटी पता नहीं है तो क्वांटिटी लिख देंगे, इज इक्वल टू एम हो जाएगा। और यही है हमारी बजट रेखा की समीकरण। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा न्यूमेरिकल ही है, और इस क्वेश्चन में है कि मान लीजिए किसी वस्तु की मांग की जो लोच है, मांग की लोच मैंने आपको चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया था, वो -0.2 है, ठीक है, -0.2। यदि वस्तु की जो कीमत है वो 5% की वृद्धि हो जाती है उसमें, तो वस्तु के लिए मांग की कितनी परसेंटेज में, प्रतिशत में कमी आएगी। क्योंकि मांग की लोच का संबंध उसकी कीमत और मांगी गई मात्रा से ही होता है, ठीक है, ये तीनों आपस में संबंध करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है, मांग की लोच यहाँ पे हमें दी हुई है तो मांग की लोच का ही फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि उसमें ही मांग की मात्रा ये सब आती है। तो इसका फॉर्मूला होता है मांग की कीमत लोच इज़ इक्वल टू मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, और उसे डिवाइड करेंगे मांग की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइड बाय मांग की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब इसमें से हमें दो चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि मांग की कीमत लोच हमें यहाँ पे दी हुई है -0.2, लेकिन हम यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मांग की जो लोच होती है वो कभी भी माइनस में नहीं होती। अगर माइनस में आती भी है तब भी हम उसे प्लस में ही लिखेंगे। हम इसे या तो 0 के बराबर मानते हैं या तो 0 से बड़ी। 0 से छोटी मतलब माइनस में ये कभी नहीं हो सकती, इसलिए इसे प्लस में लिखेंगे। मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है देखो मांग की मात्रा में, पता नहीं, तो लिख दो मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन एज इट इज़, ठीक है, वैसे का वैसे ही। इसके बाद नीचे मांग की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, तो देखो क्वेश्चन में मांग की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन यहाँ दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, यदि वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि होती है, 5% यहाँ पे दिया हुआ है, और प्रतिशत में ही लिखना है तो प्रतिशत लिखने की ज़रूरत नहीं है, एंड में लगा देंगे प्रतिशत जब हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो ये 0.2 और ये इसके साथ डिवाइड में है तो इक्वल के उधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और यहाँ बचेगा सिर्फ मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। इसके बाद क्या करेंगे, 0.2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, यहाँ पे 10 आ जाएगा और पॉइंट लगेगा यहाँ पर, क्योंकि एक संख्या के बाद लगता है ना पॉइंट, यहाँ पे लग जाएगा। ये आपको दिखाई दे रहा है? आई थिंक नहीं दिखाई दे रहा। देखो यहाँ पर 10 आया था तो 1.0 को हम 1 लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 0 माना नहीं जाता, मतलब 1%। मांग की मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन है वो 1% है, ओके। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो इससे अलग तरीके का होगा। एक वस्तु की
मांग पर विचार करें। 4 रुपये की कीमत पर इस वस्तु की 25 इकाइयाँ की मांग है। ठीक है, 4 रुपये पर 25 इकाइयाँ मिलती हैं। फिर मान लीजिए कि वस्तु की कीमत बढ़कर 5 रुपये हो जाती है तथा परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग घटकर 20 इकाइयाँ हो जाती हैं। तो हमें कीमत की लोच ज्ञात करनी है यहाँ पे कि जो कीमत की जो लोच है उसमें क्या परिवर्तन आया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। एक वस्तु की मांग पे विचार करना है। 4 रुपये की कीमत पर इस वस्तु की हमें 25 इकाइयाँ मिलती थी। मान लीजिए 4 रुपये में 25 केले मिलते थे। अब क्या हुआ, वस्तु की कीमत बढ़ गई। जाहिर सी बात है, जब कीमत बढ़ती है तो लोग उस वस्तु को खरीदना कम कर देते हैं। अब वो वस्तु 5 रुपये की हो गई। जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। अब जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो परिणाम स्वरूप उसकी जो मांग है वो घट जाएगी। अब सिर्फ 20 इकाइयाँ लोग उसकी खरीदते हैं। तो हमें कीमत लोच निकालनी है कि उसकी कीमत में कितना परिवर्तन आया है। तो मांग की लोच का ही फॉर्मूला लगाएंगे। मांग की जो कीमत लोच होती है वो होती है मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और डिवाइड बाय मांग की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब यहाँ हमें किसी में भी प्रतिशत परिवर्तन पहले से दिया हुआ नहीं है। पहले क्वेश्चन की तरह हमें क्या करना है, दोनों प्रतिशत परिवर्तन खुद से निकालने हैं। तो मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू मल्टीप्लाई बाय 100 और मांग की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला होता है डेल्टा पी अपॉन में पी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, P फॉर प्राइस, Q फॉर क्वांटिटी। ये मात्रा का मतलब क्वांटिटी का और ये प्राइस का, क्वांटिटी प्राइस दोनों क्लियर है। ये इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए। अब मैं इसे नेक्स्ट पेज पे कराऊंगी सॉल्व। पहले यहाँ पे हम एक चीज़ और देख लेते हैं इसी पेज पर कि हमारा डेल्टा क्यू कौन सा है और क्यू कौन सा है। डेल्टा का मतलब होता है चेंजेस। ठीक है, डेल्टा का मतलब होता है चेंजेस। क्यू फॉर क्वांटिटी पहले, और यहाँ पे भी डेल्टा पी मतलब प्राइस में चेंजेस। डेल्टा मतलब ही चेंजेस है। तो यहाँ पर पहले हम निकालते हैं प्राइस। पहले हमारे प्राइस कितने थे, 4 रुपये थे तो 4 लिखेंगे। जब प्राइस बदल गए तो कितने हो गए थे, 5 रुपये हो गए थे। तो ये बदले हुए प्राइस हैं 5 रुपये, जिसे हम डेल्टा करके लिखेंगे। क्यू था हमारा पहले 25, क्वांटिटी 25 थी। अब क्वांटिटी में चेंजेस आ गया मतलब डेल्टा क्यू, अब वो हो गई है 20। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20। अब दोनों चीज़ें हमें मिल गई। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। अब इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम पहले वाला सॉल्व कर लेते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू मल्टीप्लाई बाय 100। दूसरे पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे दिखता भी रहेगा। देखो यहाँ क्वांटिटी 25 है और डेल्टा क्यू जो है वो 20 है। तो डेल्टा क्यू पहले लिखना है 20 अपॉन में क्यू। क्यू हमारा कितना था, 25 लिखेंगे। फॉर्मूला यही था ना, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको काटेंगे, 25 से कम 25, 25 चौक 100 और 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 और 0 की 0 80। ठीक है, ये इसका आ गया। इसके बाद ऐसे ही इसका भी निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या था, डेल्टा पी अपॉन में पी मल्टीप्लाई बाय 100। इसकी वैल्यू भी याद कर लीजिए, पी 4 था, डेल्टा पी 5 था। डेल्टा पी अपॉन में पी मल्टीप्लाई बाय 100। डेल्टा पी कितना था, 5 और पी कितना था, 4 मल्टीप्लाई बाय 100। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125। अब 80 और 125 आए हैं हमारे ये मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और मांग की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ये प्रतिशत में है। अब हमारी इजीली निकल जाएगी क्या, मांग की लोच। यहाँ पे हम मांग की लोच निकालेंगे। तो पहले क्या था, मांग की मात्रा में क्वांटिटी में परिवर्तन। तो पहले मतलब जो हमारा डेल्टा क्यू करके आया उसकी वैल्यू लिखेंगे। इसकी वैल्यू क्यू वाले की यही है ना, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन 80 और प्राइस में जो प्रतिशत परिवर्तन हुए 125। इसको हम काट देंगे तो ये काट के हमारा अराउंड 0.6 के करीब आएगा। थ्योरी के भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं, स्थानापन्न वस्तुएं किसे कहते हैं, मांग की लोच किसे कहते हैं, बाज़ार मांग क्या है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने जो वीडियोस करा रखी हैं उसमें कवर हैं। अगर आप एक बार वीडियोस देखेंगे तो आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स
में पूछ सकते हैं। मैं अगर आपका कमेंट देखूंगी तो रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूंगी। सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।